हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा नोबेल प्राइज़ 2025 की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन जिन व्यक्तियों को ये नोबेल प्राइज़ मिले हैं उनके नाम याद करना थोड़ा सा कठिनाई भरा है। आज का ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें हम सारी चीज़ों को एक आसान सी ट्रिक से याद करेंगे और आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको इस तरह से इंटरलिंक करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि हम स्टार्टिंग के 3 नोबेल प्राइज़ को एक आसान सी ट्रिक से याद कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वाली वीडियो देख ली थी उनसे निवेदन है कि आज का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया है, उससे आपको और अधिक लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार नोबेल प्राइज़ होता क्या है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए असाधारण योगदान दिया है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। अगर हम इसकी पुरस्कार राशि की बात करें कि भैया कितना धन मिलता है, तो देखिए पुरस्कार राशि में दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है लगभग 10.3 करोड़ रुपए के बराबर। नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल है भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति, साहित्य यानी लिटरेचर और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1968 में और पहला पुरस्कार दिया गया था 1969 में। बाकी जो स्टार्टिंग के 5 क्षेत्र हैं इनमें नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी 1901 में, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की जो शुरुआत होती है वो होती है 1968 में। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। सारी चीज़ों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, 1974 से नोबेल पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना है कि 1974 से क्या होता है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के नाम की घोषणा हो गई है और उस घोषणा के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर आपको नोट में 2-3 बातें और याद रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलत करते हैं। इनको मैं आपको थोड़ा सा कोरिलेशन के माध्यम से याद करवा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देखिए फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इन तीनों क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार एक ही संस्था देती है जिसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इन तीनों को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है केप। मुझे पता है केप कैसे लिखते हैं, लेकिन आप इसी को याद रखिए। आप इसको आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि भैया केप के मामले में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। सी से हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक्स और पी से हो जाएगा फिजिक्स। आप ऐसा बोल सकते हैं कि केप के मामले में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि भैया सी से हो गया आपका केमिस्ट्री, ई से हो गया इकोनॉमिक्स और पी से हो गया फिजिक्स। इसके बाद अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र की, तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम है केरोलिस्का इंस्टीट्यूट। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिकित्सा। और दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, केयर करते हैं, है ना, किसी की केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करते हैं, केयर करते हैं, यानी केरोलिस्का। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि भैया चिकित्सा की बात हो रही है और चिकित्सा के मामले में हम लोग किसी की केयर करते हैं, यानी केरोलिस्का। इसके बाद अगर शांति की बात करें तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शांति। और शांति हमको कब मिलती है दोस्तों, जब हम नाव में बैठते हैं, यानी नॉर्वेजियन। इस तरह से आप थोड़ा सा इंटरलिंक करेंगे तो याद हो जाएगा कि भैया शांति कब मिलेगी, जब हम नाव में बैठेंगे, यानी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। इसके बाद है साहित्य। तो साहित्य
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी द्वारा। इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में जितने भी नोबेल पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं और जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं उनको मैं आपको आसान सी ट्रिक से याद करवा दूंगा। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो एक स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 10 दिसंबर 1896 को। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका निधन कब हुआ था? 10 दिसंबर को। इसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन दोस्तों घोषणा होती है अक्टूबर में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा तो होती है अक्टूबर में, लेकिन दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायमंड का आविष्कार किया था। इसी वजह से कई लोगों ने इन्हें मौत का सौदागर कहा। डायमंड के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर इन्होंने एक वसीयत बनाई और अपनी वसीयत से लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी ट्रिक की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस साल 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शामिल हैं मेरी ई ब्रेका, फ्रेंड राम्सडेल और सीमोन साकागुची। इनके नाम याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है मेरी फ्रेंड मोन। क्या ट्रिक है? मेरी फ्रेंड मोन। तो मेरी से हो जाएगा दोस्तों आपका मेरी ई ब्रेका, फ्रेंड से हो जाएगा आपका फ्रेड राम्सडेल और मोन से हो जाएगा सीमोन साकागुची। बस आपको इतना सा ही याद रखना है, मेरी फ्रेंड मोन। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर इसी तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी की बताओगे तो हम कैसे याद करेंगे? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से ट्रिक काय की है। तो इसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेडिसिन। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया मेडिसिन को देख कर या फिर मेडिसिन की बात सुनकर मेरी फ्रेंड मौन हो गई। मेडिसिन को देख कर मेरी फ्रेंड मौन हो गई। तो मेडिसिन को देख कर यानी मेडिसिन की ट्रिक है, और मेडिसिन को देख कर क्या हुआ? मेरी फ्रेंड मौन हो गई। तो मेरी से क्या हो गया? मेरी ई ब्रेका, ठीक है। फ्रेंड से हो गया फ्रेड राम्सडेल और मौन से हो गया सीमोन साकागुची। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ये ट्रिक पहले देख ली थी तो वो स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन आपको इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ों को रिवाइज करना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनको क्यों दिया गया, इसका कारण क्या था। परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित कुछ रिसर्च की है। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो आसान होगा हमारे लिए समझना। देखिए इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित कुछ रिसर्च की है। इसी वजह से इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है। इस खोज से हमें यह पता चला है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे डिसाइड करती है कि भैया किससे लड़ना है और किससे नहीं लड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रिक को अपने माइंड में रखना है। मेडिसिन को देखकर मेरी फ्रेंड मौन हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शामिल हैं जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनस। इन तीनों का संबंध अमेरिका से है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों इन तीनों का नाम याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ट्रिक है भूत का कदम। क्या ट्रिक है? भूत का कदम। तो भूत से हो जाएगा आपका भौतिकी, यानी ये जो ट्रिक है वो भौतिकी की है, फिजिक्स की है, ठीक है। भूत से क्या हो गया? भौतिकी, यानी ये जो ट्रिक है वो भौतिकी की है। का से हो जाएगा आपका क्लार्क यानी जॉन क्लार्क। दा से हो जाएगा दोस्तों आपका डेवोरेट यानी माइकल एच डेवोरेट, और माँ से हो जाएगा मार्टिनस यानी जॉन एम मार्टिनस। बस आपको इतना ही याद रखना है, भूत का कदम। तो इससे क्या होगा कि आपको तीनों नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या कारण था, इन्हें क्यों मिला है। क्योंकि इन्होंने एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन और ऊर्जा प्रमात्रीकरण की खोज की है। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे ना तो आपके लिए याद रखना आसान होगा। दोस्तों इन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन की खोज की है। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आपके मन में होगा कि सर क्वांटम टनलिंग का मतलब क्या होता है, तो चलिए उसको समझते हैं।
क्वांटम टनलिंग क्या होती है, इसको एक आसान से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे आमतौर पर एक गेंद दीवार से टकराती है तो हमारे पास वापस उछल कर आ जाती है, दीवार को पार नहीं कर पाती। लेकिन क्वांटम की दुनिया में जहाँ पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं, वो कण कभी कभी दीवार को पार करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं और इसी सिस्टम को, इसी प्रक्रिया को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। यह चीज़ सामान्य भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स में तो असंभव सी लगती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में यह बिल्कुल संभव है। तो उम्मीद करता हूँ क्वांटम टनलिंग क्या होती है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिया गया है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शामिल हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यादी। यहाँ पर याद रखना है, ये जो सुसुमु कितागावा है इनका संबंध है जापान से, रिचर्ड रॉबसन का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से और उमर यादी का संबंध है आपके अमेरिका से। इन तीनों का नाम याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा और वो ट्रिक है किराया। ट्रिक क्या है? किराया। की से क्या हो गया हमारा कितागावा यानी सुसुमु कितागावा, रा से हो गया रॉबसन यानी रिचर्ड रॉबसन और या से हो गया यादी यानी उमर यादी। क्या है हमारी ट्रिक? किराया। की से क्या हो गया कितागावा यानी सुसुमु कितागावा, रा से हो गया रॉबसन यानी रिचर्ड रॉबसन और या से हो गया यादी यानी उमर यादी। अब आपके मन में आएगा कि सर इस ट्रिक को याद कैसे करेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर भूल गए तो देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है केमिस्ट्री और ये क्या लिखा हुआ है किराया। तो आप 1-2 बार रिपीट करिए, केमिस्ट्री किराया, केमिस्ट्री किराया, केमिस्ट्री किराया। इस तरह से आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इनको दिया क्यों गया है, क्योंकि इन तीनों ने धातु कार्बनिक ढांचे का विकास किया है। ये धातु कार्बनिक ढांचे एक तरह के स्पंज जैसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं या फिर खाली जगह होती है। इन पदार्थों का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पर किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन या फिर मीथेन गैस को सुरक्षित रखने में, दवाओं को शरीर के अंदर सही जगह पर पहुँचाने में भी धातु कार्बनिक ढांचे का प्रयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा और ट्रिक भी आसानी से याद हो गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किन किन व्यक्तियों को दिया गया है और इनका नाम हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शामिल है पीटर हाविट, जोएल मोकियर और फिलिप एगियन। अब हम इन तीनों का नाम कैसे याद करेंगे, तो देखिए उसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है पीटर की जीएफ। जीएफ का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, पीटर की जीएफ। तो पीटर से हो गया आपका पीटर हाविट, जी से हो गया जोएल मोकियर और एफ से हो गया फिलिप एगियन। बस आपको इतना सा ही याद रखना है, पीटर की जीएफ। पीटर से क्या हो गया पीटर हाविट, जी से हो गया आपका जोएल मोकियर और एफ से हो गया फिलिप एगियन। 1-2 बार आप रिपीट करेंगे ना तो आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे अगर एग्जाम में भूल गए तो देखिए उसका भी एक आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अर्थ, और अर्थ का मतलब इकोनॉमी की भाषा में क्या होता है? धन होता है, पैसा होता है। जिसके पास अर्थ होगी, धन होगा, उसके पास जीएफ होगी। ऐसा ही आज के टाइम में चलता है, जिसके पास अर्थ होगा यानी धन होगा, पैसा होगा, उसके पास जीएफ होगी। यानी जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसको दिया गया है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि अर्थ का मतलब होता है धन, और जिसके पास धन होगा उसके पास जीएफ होगी यानी पीटर की जीएफ। तो हमारी ट्रिक क्या है? पीटर की जीएफ। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर हम कारण की बात करें तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को यह सम्मान नवोन्मेष आधारित आर्थिक विकास पर उनके गहन शोध के लिए दिया गया है। इन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी भी देश की प्रगति केवल उसकी पूंजी या फिर श्रम पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इनोवेशन यानी नवाचार और कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा पर निर्भर होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 और दूसरा बच्चा है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। सबसे पहले हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो देखिए इसमें शामिल है वेनेजुएला की राजनेता मारिया कोरोना मचाडो। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। याद कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं
कि भैया शांति के क्षेत्र में या फिर शांति के माहौल में मारेंगे कोरोना को, यानी मारिया कोरोना। शांति के क्षेत्र में या फिर शांति के माहौल में मारेंगे कोरोना को, यानी मारिया कोरोना। जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भैया शांति के माहौल में या फिर शांति के क्षेत्र में हमने मारा था कोरोना को, यानी मारिया कोरोना। इतना ही आपको क्लिक होना चाहिए, आपका आंसर लग जाएगा। कारण क्या रहा? वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के उनके संघर्ष के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 एक व्यक्ति को दिया गया है और इनका नाम है लाज़लो क्रास्ना-हरकोई। क्या नाम है? लाज़लो क्रास्ना-हरकोई। आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनका संबंध हंगरी से है। कैसे याद करेंगे? तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इन्होंने इतना भयानक साहित्य लिखा, इतना अच्छा लिटरेचर लिखा कि लाशें जल गई, यानी लाज़लो। इतना ही आपको क्लिक करना है, इतने में आपका आंसर लग जाएगा। इतना भयानक साहित्य लिखा, इतना अच्छा साहित्य लिखा कि लाशें जल गई, यानी लाज़लो। जैसे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भैया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि भैया साहित्य लिखा था जिससे लाशें जल गई थी, यानी लाज़लो को मिला था। क्यों मिला? कारण क्या रहा? तो उनकी गहन चिंतनशील और दार्शनिक रचनाएं जो मानव अस्तित्व की जटिलताओं को अद्भुत संवेदना और सौंदर्य के साथ व्यक्त करती है, इस वजह से इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत भी नहीं करना है। आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि भैया इन्होंने इतना भयानक साहित्य लिखा या फिर इतना अच्छा साहित्य लिखा कि लाश जल गई, यानी लाज़लो को मिला है। इनका संबंध कहाँ से है? हंगरी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये जो लाज़लो है, इनकी 3 प्रमुख ऐसी रचनाएं हैं जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि लाज़लो को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनकी निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है, तो बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि रचनाओं को पढ़कर अधिकतर बच्चे नहीं जाते और रचनाओं का नाम ऐसा है कि बच्चे जो है उनको याद भी नहीं कर पाते। कौन कौन सी है? सेंटेन टांगो, द मेलोनचली ऑफ रेसिस्टेंस, बेरेन वेंकटहाइम्स होमकमिंग। इन तीनों का नाम इतना कठिन है कि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं और इनको याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है 7 थे वरुण। क्या ट्रिक है? 7 थे वरुण। तो 7 से हो गया दोस्तों सेंटेन टांगो, ठीक है। 7 से क्या हो गया? सेंटेन टांगो। थे से हो गया दोस्तों द मेलोनचली ऑफ रेसिस्टेंस। थे से क्या हो गया? द मेलोनचली ऑफ रेसिस्टेंस। THE दा भी होता है और THE हम थे भी लिखते हैं, तो थे से क्या हो गया? द मेलोनचली ऑफ रेसिस्टेंस। वरुण से हो गया दोस्तों आपका वेरेन वेंकटहाइम्स होमकमिंग। इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो PDF है आपको 2 जगह पर उपलब्ध हो जाएगा। एक तो है एरेटाई ऐप, जो कि व्हाट्सएप की तरह ही है और भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि ये भारत का स्वदेशी ऐप है। तो अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो PDF है वो उपलब्ध हो जाएगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है UPSC पॉइंट ऑफिशियल, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। मैंने बहुत मेहनत की है ट्रिक बनाने में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आसानी से सारी चीजें याद नहीं होती है। तो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी ये वीडियो लाभदायक रही हो तो थोड़ा बहुत मोटिवेट मुझे भी करिएगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।